अंतस ध्यान के प्रोसेस में थोड़ी देर बहुत रिलैक्स हो जाएं। पलकों को धीरे से नीचे कर लें। यकीन मानिए अब कोई दुख नहीं। जैसे ही आप माइंड से हटते हो, अभ्यास से अनुभव की ओर बढ़ना। ध्यान का पहला अनुभव तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम शरीर नहीं हो, लेकिन तुमने आज तक सिर्फ अपने आप को शरीर और मन माना। शरीर यानी इंद्रियों का सुख, यही है वास्तविक सुख। लेकिन साथ साथ जीवन का अनुभव यही कहता है कि इंद्रियों का सुख थोड़ी देर मिलता तो जरूर है, लेकिन दुखी भी करके जाता है, क्योंकि यह सुख ज्यादा देर टिकता नहीं है। थोड़ी देर सुखी करता है, लेकिन अधिक देर तक दुखी करता है, अतृप्त रखता है। अगर सच में तुम इस ध्यान धारा में आगे बढ़ रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं बॉडी नहीं हूं? यह सब तुम्हें तब पता चलेगा जब पांचों इंद्रियों से सुख लेने की इच्छा तुम्हारी मंद पड़ जाएगी। इन्हीं इंद्रियों से सुख की लालसा में हम सुबह से शाम तक जीवन भर भागते रहते हैं। लेकिन ध्यान में उतरते उतरते हम ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में पहुंच जाते हैं कि इंद्रिय सुख के पीछे भागना हमारा बंद हो जाता है। ध्यान रहे, वैसे हम सभी ईश्वरीय शक्ति से भरे हुए हैं, लेकिन इसमें कहीं कहीं राग, द्वेष, नेगेटिविटीज के दाग धब्बे लगे हैं। वैसे तो तुम्हारा स्वरूप भी उस ईश्वर की तरह अनंत और असीम है, जिसे तुम सोल कह देते हो, ओम कह देते हो, ब्रह्म कह देते हो, नाद कह देते हो। वह भी ईश्वर की तरह अनंत और शाश्वत है, लेकिन उस अनंत और शाश्वत चादर के ऊपर कुछ धब्बे लगे हैं। इन्हीं को अंधकार कहा। देखा जाए तो वैसे तो हमारे भीतर अधिक स्वच्छता है, लेकिन 2-4 धब्बे लगे हो तो तुम्हें तुम्हारी स्वच्छता नजर नहीं आएगी, केवल धब्बे ही नजर आएंगे। इसी तरह तुम्हारे शाश्वत आनंद के ऊपर राग और द्वेष के 2 बड़े बड़े धब्बे लगे हैं। इन धब्बों के कारण ही तुम्हें अपने भीतर का ईश्वरपना नहीं दिखता। तुम्हें बार बार वह धब्बे ही दिखते हैं। पहले इस बात को स्वीकार करना होगा कि वाकई हमें ईश्वरपना अपना नजर नहीं आता। और यह मनुष्य के मन का दुर्भाग्य है कि जहां भी दाग लगता है, बार बार नजर वहीं जाती है। इसीलिए खुद को हम पापी, क्रोधी, लालची, डरा हुआ कहते हैं, खुद को वासना से भरा कहते हैं। लेकिन उस अनंत शक्ति के प्रभाव में यह छोटे छोटे धब्बे हैं। हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे इस मैल को हटाया जाए, लेकिन कहां है ये मैल? आंख में, नाक में, पेट में, पैर में, हाथ में। कभी सोचा? ये मेल ऐसा नहीं है कि प्रत्यक्ष में नजर आ जाए। यह मैल छुपा है मनुष्य के मन के भीतर। आज इस धारा में पहले यह समझने की कि ये मन क्या है, द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म, और उसी के अंदर यह सब कुछ भरा है। जब तक तुम्हें यह नहीं पता चलेगा कि मैल को उतारना कहां से है, मैल को कहां से साफ करना है, बात नहीं बनेगी। वैसे तो हमारी पूरी चादर उजली है, मैल एक जगह लगी है और आप दूसरी जगह साफ कर रहे हो। कभी होगा क्या? इसीलिए पहले मन को समझने की चेष्टा करते हैं। माइंड ऑफ ए मैन, मनुष्य को क्योंकि मन मिला है, इसको समझकर साधना बहुत आसान हो जाएगी। तो पहला है कॉन्शियस माइंड,
यानी चेतन मन। हमारे सारे विचार, क्रियाएं, जो भी वर्तमान के विचार हैं, वो सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ही चलता है। कॉन्शियस माइंड चेतन मन यानी जो होश से भरा है। उसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन। उसके बाद आता है अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन। उसके बाद सुपर कॉन्शियस माइंड भव्य चेतन मन। नेक्स्ट कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड सामूहिक चेतन मन। छठे नंबर पर आता है स्पॉन्टेनियस माइंड स्वाभाविक मन। और लास्ट आता है अल्टीमेट माइंड दिव्य मन। इस प्रकार एक ही मन के 7 प्रकार के विभाजन हैं। तुम्हारा परिचय ज्यादातर पहले के 2 माइंड से होगा। कॉन्शियस माइंड, आइए पहले इसको समझ लेते हैं। क्या है ये चेतन मन? चेतन मन वह मन है जो हमारा एवरी मोमेंट एक्टिव होता है। सुनाई दे रहा है क्या अभी कुछ? जो भी आप सुन रहे हो सब कॉन्शियस माइंड है। जब तक आप सोते नहीं, आपकी वेकर स्टेट के अंदर जो भी सोच चल रही है, क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड के अंदर हो रहा है। मान लो इस कॉन्शियस माइंड में तुमने किसी के प्रति नफरत की, किसी के कारण से उसके प्रति नफरत का भाव क्यों पैदा हुआ? क्योंकि हमें उसकी बात अच्छी नहीं लगी। कितनी देर की घटना थी? सिर्फ 5 मिनट की घटना। ये सारा रिएक्शन कॉन्शियस माइंड में चल रहा था, लेकिन बात वहीं खत्म नहीं होती। जो बात हमें अच्छी नहीं लगती, घर में बाहर में हम वही बात अपने फ्रेंड सर्कल में, पड़ोसी को, सबको बताते हैं, दूसरों को बताते हैं। कल भी हमें वह बात याद रहती है। जब हम बातों को एक्सपैंड करते हैं, घटना 5 मिनट की थी, लेकिन जब हम उस घटना का एक्सपेंशन करते हैं, उसको ज्यादा देर तक खींचते हैं या फिर उसकी फीलिंग्स को ज्यादा देर तक अपने अंदर रखते हैं। जितनी देर की घटना है उतनी देर तक दुखी हो। किसी ने तुम्हें कुछ सुना दिया, तुम्हें 5 मिनट तक दुखी होने का अधिकार है, लेकिन 6 मिनट तक नहीं। लेकिन हम 5 मिनट से ज्यादा उसकी बातें भी करते हैं, उसका दुख भी मनाते हैं। मात्र 5 मिनट की निरंतर उस बात को याद करके भीतर जो वेदन चल रहा है, तुम्हें जो दुख उठ रहा है, अब वह सारा डेटा यहां से स्टोर हो जाता है सब कॉन्शियस माइंड, बिकॉज तुम्हारी एक्सपेंडेड टॉक्स और इंटेंस फीलिंग। उस घटना को जितना हम बोलेंगे उतना ही सब कॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड कह रहा है मुझे अभी दिन भर में बहुत सारे काम करने हैं, मैं ये सारा स्टोरेज सब कॉन्शियस में डाल देता हूं। अगर 5 मिनट की घटना 5 मिनट में खत्म हो जाती तो सब कॉन्शियस माइंड में कुछ भी ना जाता। अगर तुम 5 मिनट की घटना को देर तक बोलते रहते हो, रूल इज सेम। तुम नफरत की बात को लगातार बोलते रहते हो या सत्संग, ज्ञान और योग की बातें करते हो, वहां भी रूल सेम है। भीतर देखना आप किसकी बातें ज्यादा करते हो। जब आप नफरत की बातों को एक्सपैंड करते हैं और हमारी इंटेंस फीलिंग होती है, ये सारा डेटा सबकॉन्शियस में जाता है। तो तुम्हारा नफरत का स्टोर हाउस कौन बन गया? सबकॉन्शियस माइंड। रिएक्ट कौन करता है? कॉन्शियस माइंड। स्टोरेज कहां होती है? सबकॉन्शियस माइंड। जाके रहना, गहराई से देखना। कंडीशन ऑफ स्टोरेज कब होती है? जब बातों का विस्तार हुआ हो या बार बार उसकी बात को फील किया हो, या कोई विचार तुम्हें जो बार बार हर्ट कर रहा है, वो सारी स्टोरेज सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। होता क्या है, थोड़े टाइम में घटना तो भूल जाती है, लेकिन उसके प्रति का जो नफरत का भाव स्टोर किया था वह सब कॉन्शियस माइंड में रह जाता है। किसी ने 10 दिन पहले तुम्हें कुछ कहा था, वह पिक्चर हमारे दिमाग से निकल जाती है, लेकिन यही नफरत का भाव सब कॉन्शियस से अनकॉन्शियस माइंड में ट्रेवल कर जाता है। बहुत गहरी बात है ये। यह ट्रेवल करके वह द्वेष बन जाता था, नाराजगी द्वेष में बदल गई, पूरी इक्वेशन बदल डालता है।
यहां पर सब कॉन्शियस माइंड के लेवल पर किसी ने तुम्हें कुछ कहा इसलिए नाराज हुए, लेकिन यहां तक आते आते इसका गुणधर्म बदल गया। जैसे फ्रीजर में तुम पानी को स्टोर कर दो, उसकी क्वालिटी और प्रॉपर्टीज बदल जाती है, वह बर्फ बन जाता है। तो नाराजगी नफरत से वह द्वेष में बदल गई। नफरत तो इसलिए थी कि सामने से किसी ने कुछ कहा, तुम्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन हुआ क्या, हमारे भीतर एक रॉन्ग इक्वेशन डेवलप हो गई कि जगत के लोग मुझे दुखी कर सकते हैं। यह पोटेंशियल तुमने जगत को दे दिया। जगत की वस्तुएं मुझे सुखी दुखी कर सकती हैं, जगत की परिस्थितियां मुझे सुखी दुखी कर सकती हैं। यानी यहां तुमने रिमोट कंट्रोल दूसरे के हाथों में दे दिया। इसी घटना को राग और द्वेष कहते हैं। दूसरे मुझे सुखी कर सकते हैं राग, दूसरे मुझे दुखी कर सकते हैं द्वेष। जब नफरत द्वेष में बदलता है, तुम बेहोशी में होते हो, अनकॉन्शियस होते हो। और बेहोशी में जब कोई कचरा आ जाए तो तुम क्या साफ कर सकते हो उसको? अगर तुम बेहोश हो, तुम पर कोई रंग डाल दिया जाए तो क्या साफ कर सकोगे? जो कुछ भी सफाई होगी वह कॉन्शियस माइंड के तल पर ही होगी। उसकी है एक्सपेंडेड टॉक्स और फीलिंग्स सबकॉन्शियस में जाएगी। आगे जाकर वह अपना गुणधर्म बदल लेगा। द्वेष के बदले क्षमा और राग के बदले प्रेम, बस इतना सा ही कार्य करना है तुम्हें। इसीलिए कहा जाता है लव इज गॉड। यहां दो ही काम करने हैं। यहां द्वेष का रूपांतरण क्षमा में और राग का रूपांतरण निष्काम प्रेम में करना है। इसी को कहा सुपर कॉन्शियस माइंड। यहां द्वेष के बदले क्षमा और राग के बदले प्रेम आया, तब तुम्हारा चित्त प्रेम से भरेगा, क्षमा से भरेगा, तो भीतर कैसा अनुभव होगा? सुख का, शांति का, उल्लास का, खुशी का, आनंद का। उसी को कहते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। तुम बालक बन गए। जब भी कोई बालक पैदा होता है तो वह इसी स्टेट में पैदा होता है। ना ऊपर के तीन, ना नीचे के तीन मन, हम सभी इसी स्टेट में पैदा होते हैं। एक सद्गुरु बालक जैसा होता है क्योंकि सुपर कॉन्शियस माइंड में जीता है। वह राग द्वेष के पार चला गया। लोग कहते हैं ध्यान में मन के पार जाना है। कहां जाना है? यानी द्वेष को क्षमा में बदलना है। लेकिन यह कार्य कॉन्शियस लेवल पर ही होगा। अगर कहीं कहीं राग और द्वेष हमारे भीतर उठता भी है तो 5 मिनट की घटना 2.5 मिनट में फिनिश। यानी द्वेष का रूपांतरण क्षमा में हो जाए और राग का रूपांतरण प्रेम में हो जाए। जैसे ये रूपांतरण होता है तो ये सब कॉन्शियस माइंड में कोई डेटा स्टोर होता ही नहीं है। जब हमारे फ्रिज में कुछ पानी है ही नहीं तो बर्फ कहां से जमेगी? इसीलिए सदगुरु हमेशा सुपर कॉन्शियस लेवल पर और तुम कॉन्शियस लेवल पर जीते हो। इतनी सी दूरी है बस। स्टेट 1 और स्टेट 4 की दूरी है। तुम चाहो तो स्टेट 1 से स्टेट 4 पर जा सकते हो। यह सब पॉसिबल है। फिर आता है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक ऊर्जा, सामूहिक चेतनता। यह कॉन्शियसनेस हमारी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है, जिसे हम भरपूर उपयोग करते हैं योग, प्राणायाम और ध्यान में। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यानी तुम्हारे जन्मों जन्म के संस्कार, क्योंकि तुम्हारा सारा नर्वस सिस्टम है ह्यूमन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ तुम्हारा सारा सिस्टम। तुम किसी भी प्रक्रिया में इसको सजग कर सकते हो या कलेक्टिव एक साथ किसी ऐसे वातावरण में बैठे हो, उन्नत चेतना की वाइब्रेशंस में बैठे हो, तो यह कलेक्टिव कॉन्शियसनेस चेतना जागृत हो जाती है, अपने आप जागृत हो जाती है। दो ही ढंग है, या तो किसी सदगुरु के समागम में आ जाओ जो तुम्हारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का जो सामूहिक मन है, चेतन मन सक्रिय होगा, या फिर तुम इसी किसी क्रिया ऑडियो के माध्यम से, किसी मेथड से इस कलेक्टिव कॉन्शियस माइंड को सक्रिय कर सकते हो। और लास्ट है हमारा स्पॉन्टेनियस माइंड, जिसको हम स्वाभाविक मन कहते हैं। इसी को हृदय भी कहा जाता है। यह बायोलॉजिकल हार्ट नहीं है, यह स्पिरिचुअल हार्ट है। तुम्हारा विवेक तक तो चुनाव है, लेकिन जब हृदय बन गया चुनाव खत्म। विवेक के अंदर तो चुनना पड़ता है, ये करूं या वो करूं,
योग और मेडिटेशन करूं या ना करूं, लेकिन जहां तुम्हारा निश्चय हो गया, अर्थात जब सही चुनाव सहज हो गया, वही तुम्हारा स्वाभाविक मन एक्टिव हो गया, जिसे हम हार्ट कहते हैं, हृदय भी कहते हैं। यही है बुद्धि से हृदय की ओर यात्रा, और अंत में हमारा अल्टीमेट माइंड। उसके बाद अल्टीमेट माइंड, जिसे दिव्य मन कहा जाता है, जिसे सोल कहा जाता है, ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्मविद कहा जाता है। 24 घंटे का आनंद, सच्चित आनंद की धारा हमारे हाथ लग जाती है। अकारण खुशी, हर पल हम हैप्पीनेस में रहते हैं, स्वास्थ्य में रहते हैं, स्वयं में स्थित होकर जीते हैं, जहाँ कोई नेगेटिविटीज़ हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती। ये बदलाव आया है क्या? भीतर झांकना, थोड़ा और गहरा, जागे रहना, थोड़ी देर समर्पण की धारा में बहना। निगाहों में तुम हो, ख्यालों में तुम हो। ये जन्नत नहीं है तो फिर और क्या है?